नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो भूगोल है उसके अंतर्गत सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे, भूजल संसाधन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। कुछ तथ्य आपको याद भी करने हैं, जो डेटा है वो मैं आगे बताऊंगा। जो भूजल है मतलब पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है कि जो धरातल है, जो अर्थ सरफेस है, उसमें वैसे तो 2/3 पार्ट में पानी ही है, लेकिन जो पानी अवेलेबल है उसका 2 से 3% ही हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी यूज करने लायक नहीं है। क्योंकि समुद्रों में जो पानी पाया जाता है उसमें जो खारापन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत सहित कई देश आज जल संकट से जूझ रहे हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको कि भारत में लगभग 17%, एक्चुअल में 17.5% है 2011 की जनगणना के आधार पे, तो 17.5% आबादी रहती है। लेकिन जो जल अवेलेबल है पूरे विश्व का पेयजल, उसकी बात हो रही, वो 4% ही है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 को विश्व जल वर्ष के रूप में, वर्ल्ड वाटर ईयर के रूप में मनाया गया था। भूजल के बारे में दिया गया कि भूजल वह जल है जो चट्टानों और मिट्टी से रिसकर भूमि के अंदर जमा हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भूजल ज़मीन के अंदर जहाँ पे जमा होता है उनको एक्वीफर्स बोला जाता है। हिंदी में इसका बहुत अजीब था, इसलिए हिंदी मैंने लिखा है, तो आप एक्वीफर ही याद रखिए। जो एक्वीफर्स में जहाँ पे पानी भरता है उनको सैचुरेटेड जोन कहते हैं। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है वह जल स्तर वाटर लेवल कहलाता है। वाटर लेवल तो पता ही है कि ज़मीन से कितने नीचे आपको खोदने पे पानी मिलता है, वही वाटर लेवल होता है। जल स्तर ज़मीन से 1 फुट से लेकर कई मीटर गहराई तक भी हो सकता है। ये तो अलग अलग होता है कि कहीं पे 20 फुट में भी पानी है, कहीं पे 150 फुट में भी पानी है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। भारी वर्षा से जल स्तर बढ़ता है, इसके विपरीत भूजल का लगातार दोहन करने से इसका स्तर घट जाता है। जब अच्छी बारिश होगी तो अपने आप जो वाटर है वो ज़मीन के अंदर रिस के जाएगा, तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। और लेकिन यदि हम लोग जिस रेट में ये अंदर जो जल जा रहा है मतलब बारिश के टाइम में, उससे ज़्यादा हम लोग यदि अंदर से निकाल लेंगे तो फिर जो वाटर लेवल है तो कम ही हो जाएगा। सामान्यतः एक्वीफर्स बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बने होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक्वीफर्स होते हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी भरा रहता है वो किसके बने होते हैं, तो बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर के बने होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट अब भारत के रिस्पेक्ट में दिया गया है कि जो एक्वीफर एरिया है भारत का, उसका 65% कठोर चट्टानों से मिल के बना है। और जो इनका ये ज़्यादातर जो एरिया है वो मध्य प्रायद्वीपीय भारत में आता है, मतलब मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के एरिया में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो आपको इससे समझ में आएगा कि ये क्यों कहा गया है ये कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, उसका ड्रॉबैक क्या है। इन चट्टानों से सतह पर ऐसी जटिल और निम्न संग्रहण वाली एक्वीफर व्यवस्था तैयार होती है कि अगर एक बार जल स्तर में 2 से 6 मीटर से अधिक की गिरावट आ जाती है तो फिर जल स्तर तेज़ी से गिरने लगता है। मतलब कि इनमें यदि एक बार जल स्तर गिरा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि इन यहाँ पे चट्टानें कठोर होती हैं, तो जो पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। जो वाटर है उसका मतलब जो वो लेवल है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। इन चट्टानों में की परमिएबिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण बारिश होने पर भी दोबारा जल्दी नहीं बढ़ते। वही जो मैंने अभी बोला। उत्तर भारत में गंगा और सिंधु नदी के मैदानों में पाए जाने वाले एक्वीफर्स की पानी की संग्रहण की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इन्हें जल आपूर्ति का बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। जो उत्तर भारत का एरिया है वहाँ पे कठोर चट्टानें नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पे जो वाटर लेवल है काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अभी बारिश तो सही हो नहीं रही है। अभी डिक्लेयर हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 75 में से 62 जिलों में सूखा है, तो फिर वाटर लेवल कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा। बारिश अच्छी हो तभी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि बारिश अच्छी हो तो जो वाटर लेवल है तेज़ी से बढ़ता भी है। इस स्टेटमेंट का कहना ये है। बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, जबकि इन स्रोतों को दोबारा बनने की दर निम्न है, इसलिए इन एक्वीफर्स पर अत्यधिक दोहन का खतरा मंडरा रहा है।
अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे दिया गया भारत में भूजल की उपलब्धता। इसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। ये हेडिंग है भारत में भूजल की उपलब्धता। तो केंद्रीय जल आयोग की जो रिपोर्ट है 2015 की, उस पे बेस पे 4 चीज़ें दी हुई हैं। वार्षिक जल उपलब्धता है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर है। उसमें से उपयोग योग्य जल है वो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर है, और सतही जल है 690 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, और भूजल है वो है 433 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। तो आपको पहला और चौथा स्पेशली याद रखना है। मतलब वार्षिक जल उपलब्धता वो है 1869, यूनिट याद रखनी है। हिंदी में अरब क्यूबिक मीटर पर ईयर पर वर्ष, या इंग्लिश में बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर बोलेंगे। जबकि जो भूजल है वो है 433 अरब क्यूबिक मीटर पर ईयर। नोट इसमें लिखा है कि अगर प्राकृतिक स्राव के लिए 35 BCM का मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर को हटा दिया जाए तो समूचे देश में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता 398 BCM है। तो 433 भी याद रखनी है और 398 भी आपको याद रखना है। प्राकृतिक स्राव यहाँ पे दिया गया है कि यदि प्राकृतिक स्राव के लिए 35 BCM को हटा दिया जाए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राकृतिक स्राव क्या होता है। देश के वार्षिक भूजल संसाधन में वर्षा जल का 68% योगदान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इससे बन सकता है कि जो भूजल संसाधन है उसमें वर्षा जल का कितना योग है, वो है 68%। और अन्य स्रोतों जैसे नहरों में रिसाव, सिंचाई के दौरान पानी वापस लौटना, टैंक, तालाब और जल संरक्षण जैसी संरचनाओं का दोबारा भरना इत्यादि की हिस्सेदारी 32% है। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता है वो 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर से गिरकर, उपलब्धता की बात हो रही तो 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर थी, अब 2011 में 1524 हो गई है। तो 15% की गिरावट है, ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। 2011 में भारत में भूजल विकास की स्थिति यहाँ पे दिया गया। भूजल विकास का मतलब ये है कि भूजल को कितनी तेज़ी से दोहन हो रहा है। तो 0 से 70% इसको सुरक्षित बोला जाता है। ये 70% 100% का मतलब है कि जितना अंदर जा रहा है पानी ज़मीन के उतना ही बाहर निकाल दिया गया है। उससे यदि कम है तो मतलब कि ज़्यादा रहा है और निकाला कम जा रहा है, और यदि 100 से ज़्यादा है तो मतलब दोहन ज़्यादा हो रहा है और जो पानी रिस्क के अंदर जा रहा है वो कम है। इससे आप समझिए। तो 0 से 70% सुरक्षित हो गया, और इस पे 71% ज़िले भारत के कवर होते हैं। 70 से 90% में कुछ गंभीर स्थिति है और 10% ज़िले इससे कवर होते हैं। स्पष्टीकरण को आप पढ़ लीजिएगा। 90 से जो 100% है वो वहाँ पे गंभीर मामला है, और ऐसे 4% ज़िले हैं, और 15% ज़िले ऐसे हैं जहाँ अति दोहन है, मतलब 100% से ज़्यादा, मतलब जितना वाटर रिस्क जा रहा है उससे ज़्यादा वहाँ पे निकाल लिया जा रहा है, तो अति दोहन में आते हैं। इनको आपको याद रखना है कि अति दोहन में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इनको आपको याद रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भूजल के अत्यधिक उपयोग और संदूषण, पॉल्यूशन को हिंदी में संदूषण बोलते हैं, के संकट की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है, फिर भी भूजल की विकेंद्रित उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि हमको कहीं पे ज़रूरत होती है तो हम लोग सीधा बोरवेल बना के पानी निकाल लेते हैं। तो इस वजह वैसे तो अपने यहाँ जो सतही जल है वो ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन भूमि से पानी निकालना लोगों को आसान लगता है। अब अगला फैक्ट दिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि जो निष्कर्षित भूजल है उसमें 89% तो केवल सिंचाई के लिए यूज होता है, 9% घरेलू उपयोग के लिए और 2% उद्योगों के लिए। चौंक गए होंगे कुछ लोग तो इसको सुन के कि उद्योगों में केवल 2%। हाँ, सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए यूज होता है 89%, और 9% घरेलू उपयोग के लिए। शहरों में जल की 50% और गाँवों में जल की 85% जो आवश्यकता है वो भूजल से पूरी होती है। सिंचाई उपकरणों के लिए ऋण और बिजली आपूर्ति के लिए जो सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों से स्थिति को बदतर कर दिया है।
सिंचाई उपकरण जो उसके लिए सरकार ऋण उपलब्ध कराती है, और बिजली आपूर्ति जो है मतलब जो किसानों की बिजली है वो कम रेट में उनको मिलती है। तो जो ये स्थिति है वो और भी गंभीर हो रही है। बिजली की दरों में कमी आने से जल उपयोग तेज़ी से बढ़ा है, जिससे जल स्तर में गिरावट हुई है। अब हम लोग यहाँ पे भूजल संदूषण ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। जब जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो प्रदूषकों की मात्रा है वो निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाती है तो उनको प्रदूषक बोलते हैं। कुछ जो सामान्य तौर पर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं: आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन। आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन, इनको भू अनुवांशिक बोलते हैं, जो ज़मीन में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब भू अनुवांशिक का मतलब ये है। और जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें बैक्टीरिया, फास्फेट और भारी धातु हैं, जिनका कारण घरेलू सीवेज, कृषि कार्य, औद्योगिक अपशिष्ट सहित अन्य मानव गतिविधियाँ हैं। संदूषणों के स्रोतों में कचरा भराव, जो स्रोत हैं इसके पोल्यूशन के, उसमें कचरा जहाँ पे इकट्ठा होता है, सेप्टिक टैंक और लीकेज वाले भूमिगत गैस टैंकों से होने वाला प्रदूषण और उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग ये शामिल है। अगला फैक्ट आपको याद रखना है कि देश में लगभग जो 60% ज़िले हैं वहाँ जो ग्राउंड वाटर है उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो जल उपलब्ध नहीं है या उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, या तो कहीं कहीं पे दोनों प्रॉब्लम्स हैं। वर्तमान में अब हम लोग देखते हैं कि ये इसमें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, जो ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। तो उसका कारण ये है, वर्तमान में जो सुख भोग अधिनियम 1882 है ये चल रहा है। ये प्रत्येक भूस्वामी को ज़मीन के भीतर या उसकी सतह पर मौजूद पानी को अपने दायरे के अंदर जमा करने और निस्तारित करने का अधिकार देता है। इसलिए भूजल निकासी को विनियमित करना कठिन हो जाता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो ये संविधान में जो जल संबंधी मामले हैं वो राज्य सूची में दिए गए हैं, तो जो केंद्र सरकार है इस पर कंट्रोल नहीं लगा पाती है। 2011 में केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन पर एक मॉडल विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके आधार पर राज्य अपने कानूनों को अमल में लाना चुन सकते हैं। 2011 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति को रेखांकित किया था। याद रखना है आपको, 2012 में राष्ट्रीय जल नीति आई थी, और राष्ट्रीय जल नीति के सुझावों के मद्देनजर 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रारूप विधेयक का मसौदा तैयार किया था। मॉडल विधेयक की प्रक्रिया के फलस्वरूप अब तक 11 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज ने भूजल कानून को मंजूर और क्रियान्वित किया है। कितने? 11 राज्य और 4 यूटी। जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है उसने सभी राज्यों और यूटीज के प्रमुख सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। ये 2016 के फैक्ट मैं बता रहा हूँ। अब तक 30 राज्यों और यूटी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने के लिए उपनियमों में विशेष प्रावधान सहित कानून और नियम और विनियम बनाए हैं। एक यहाँ पे मामला प्लाची मादा कोका कोला मामला है। प्लाची मादा है ना, ये केरल में पलक्कड़ ज़िला है, वहाँ पे एक पंचायत है। तो पहले तो कोका कोला कंपनी को इसने भूजल उपयोग के लिए लाइसेंस दे दिया, लेकिन उसके बाद ये 2000 में इन्होंने दे दिया कोका कोला कंपनी को कि आप जो ये कोका कोला अपने पेय पदार्थ बनाती है तो इसके लिए आप भूजल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 2003 में इसी पंचायत ने इनको बैन कर दिया, क्योंकि जो पानी का जो ग्राउंड लेवल था वो भी कम हो रहा था और जो वहाँ की गुणवत्ता क्वालिटी थी वाटर की वो भी कम हो रही थी। तो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला शायद अभी भी लंबित है। इसके बारे में मुझे अब ज़्यादा जानकारी है नहीं। 2015 में उपनियम बनाने वाले मसौदा मॉडल में शहरी विकास मंत्रालय ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया। इसमें 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक की ज़मीन पर बनाई जाने वाली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना होना अनिवार्य कर दिया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित कुछ प्रावधान 2015 में बनाया। उसमें क्या शामिल था कि आप यदि 100 वर्ग मीटर या इससे ज़्यादा के एरिया में घर बना रहे हैं तो आपको वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य होगा। लेकिन अब ये लागू है नहीं हर जगह, शायद तमिलनाडु में कुछ जगह पे ये लागू है। अब हम लोग देखते हैं कि भूजल प्रबंधन जो है मतलब ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए कुछ केंद्रीय संस्थान हैं। उनके नाम: केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जल संसाधन, इनके चारों के नाम आपको याद रखने हैं। जल संसाधनों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के सुझाव, ये आपको एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि स्थायी समिति गवर्नमेंट ने बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दिसंबर 2015 में इसने रिपोर्ट सौंपी और कुछ इन्होंने सुझाव दिए। बिल्कुल कॉमन टाइप के सुझाव हैं, आप इनको देखिए, मैं पढ़ता हूँ।
जल के प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्भरण पर हर 2 साल में डेटाबेस तैयार होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जल कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और कितना निकाला जा रहा है, इस पे 2-2 सालों में रिपोर्ट बनानी चाहिए। डार्क ब्लॉक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। डार्क ब्लॉक्स आप उनको समझ लीजिए कि जिन एरिया में जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे चला गया है। कृषि के लिए भूजल की निकासी रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। सीधी सी बात है, 89% जो ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है वो कृषि में यूज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाना चाहिए। अभी राज्य सूची में है जल, तो समवर्ती सूची में आ जाएगा, तो इस पर स्ट्रिक्ट कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। कुछ कृत्रिम रिप्लेनिशमेंट जिससे हो सके ग्राउंड वाटर का, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान बनाने चाहिए। मनरेगा और भूजल प्रबंधन के बीच तालमेल करना चाहिए। मनरेगा फर्जी परियोजना है पूरा, आप ये समझ लीजिए। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आप देखेंगे कि कोई काम सही से करते नहीं हैं और गवर्नमेंट अच्छा खासा बजट इस पे खर्च करती है, उठ पटांग गाँव में काम करते रहते हैं। तो फिलहाल ये आप लोग पढ़ लीजिए कि मनरेगा और भूजल प्रबंधन के बीच एक तालमेल होगा, तो वो लोग ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके। लास्ट के 3 पॉइंट और देख लेते हैं। जलाशयों की गणना और ट्यूबवेलों पर पानी के मीटर लगाना। जो जलाशय हैं उनकी गणना करना चाहिए और जो ट्यूबवेल है वहाँ पे मीटर लगाना चाहिए। मीटर से बिल जब ज़्यादा आएगा तो अपने आप वो लोग पानी है वो ना सही तरीके से लगाएंगे। उद्योगों द्वारा भूजल का संदूषण। तो उद्योगों द्वारा जो भूजल का मतलब ग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन किया जा रहा है, क्या करते हैं ये लोग कि जो कई सारे हानिकारक केमिकल्स हैं उनको ग्राउंड में भेज देते हैं बना के, मतलब पाइप डाल देते हैं ज़मीन के अंदर और ज़मीन में सप्लाई कर देते हैं, जिससे उस एरिया का ग्राउंड वाटर ख़राब हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। नदियों में मिला देते हैं, इनकी यहाँ से जो ख़राब पानी निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल हैं, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। और लास्ट है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा NOC प्राप्त उद्योगों की नियमित निगरानी। मतलब केंद्रीय जो भूजल प्राधिकरण है, जिन जिन उद्योगों को NOC दे रहा है उनकी समय समय पे निगरानी होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं उस टाइम पे उनको पैसा खिला दिया जाता है, उस टाइम पे वो लोग बंद कर देते हैं। वो ऐसा जो काम होता है, मतलब कुछ जो मशीनें हैं तो सब अपने काम के बस ऐसे ही चल रहा है बस, लेकिन हम लोगों को पढ़ना तो है ही है। तो आपका ये भूजल संसाधन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।